बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लास 12 की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है या आप उसको चैप्टर नंबर 16 कहें, उसका लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना है थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, मिसाल के तौर पर हीट का फ्लो किस तरह होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और वर्क को थर्मोडायनामिक एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट किया जाए, और थर्मल एनर्जी को या हीट एनर्जी को वर्क में किस तरह कन्वर्ट किया जाए वो। और वर्क को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम इक्वेशन क्या बनेगी, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में, चैप्टर का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके अंदर लफ्ज है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स वैसे ग्रीक लफ्ज का मजमुआ है। थर्मो लफ्ज निकला हुआ है थर्म से, जिसका मतलब है हीट। और डायनामिक्स लफ्ज निकला हुआ है डायनामिक्स से, जिसका मतलब है पावर या एनर्जी या वर्क या फोर्स। तो मतलब ये हुआ कि आप हीट की वजह से एनर्जी बनाएं, या हीट की वजह से आपको पावर मिले, या हीट की वजह से आपको वर्क मिले, या हीट की वजह से आपको फोर्स मिले, तो उसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। या फिर अगर आप रिवर्स पढ़ें, आपको एनर्जी की वजह से हीट मिले, आपको वर्क करने की वजह से हीट मिले, पावर देने की वजह से हीट मिले, या फिर फोर्स देने की वजह से हीट मिले, तो भी हम उसको थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। अब हम आते हैं कि थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है, या थर्मोडायनामिक्स किसके लिए यूज होती है और इसका क्या काम है। थर्मोडायनामिक्स दरअसल एक किस्म की रिलेशन है बिटवीन वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी के दरमियान। वर्क के दरमियान, एनर्जी के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या आपस में कन्वर्ट होंगे या नहीं, और कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो सकेगी या नहीं, अगर कन्वर्ट होगी तो कितनी होगी। ये सब चीजें हमें जो लॉ बताता है या जो टॉपिक हमें बताता है, उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। और ये इसी ब्रांच का नाम भी थर्मोडायनामिक्स है। इसके बाद अगर हम ये पढ़ें कि अगर आपके पास एक स्टीम है और उस स्टीम की वजह से आप इंजन को चला रहे हैं, और वो इंजन जो है उस पूरी ट्रेन को चला रही है, तो आपने देखा कि स्टीम इंजन जो है हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी मोशन में। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आपने कन्वर्ट किया दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। थर्म की वजह से आपने वहां पर डायनामिक्स किया, थर्म की वजह से यानी हीट की वजह से वहां आपने ट्रेन में मोशन पैदा किया। तो इसी को हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। और यही चीज हमें लफ्जों में हम इस तरह कहेंगे कि इट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक जगह से अगर आप दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर आप एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एनर्जी तब्दील करना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आप उसको थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। एक शिकल से दूसरी शिकल से मुराद ये है कि आपने हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, यानी वन फॉर्म अनदर फॉर्म हो गया। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस वजह से हुआ कि मिसाल के तौर पर चूल्हा जल रहा है, वहां वहां से हीट एनर्जी पहुंची आप तक। सूरज जल रहा है लाखों मील दूर, और उसकी हीट एनर्जी पहुंची है आप तक। तो ये जो एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी आपके पास थर्मोडायनामिक्स है। अब हम चलते हैं इस पर कि थर्मोडायनामिक्स दरअसल स्टडी करवाता है हमें कि क्या इफेक्ट पड़ेगा वर्क का, हीट का, एनर्जी का सिस्टम के ऊपर। अगर हम हीट देंगे तो इस सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर हम इस सिस्टम में हीट दी तो समझे हमने इसको एनर्जी दी, तो इस सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हीट दी तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो मतलब सिस्टम के ऊपर असर पड़ा। तो हीट के दरमियान और एनर्जी के दरमियान यहाँ रिलेशन आ गया। इन द सेम वे आपके पास यहाँ जब आपने हीट दी, इसमें एनर्जी आई, एनर्जी की वजह से मालिक्यूल ऊपर हुए, मालिक्यूल ऊपर होने से ये जो पिस्टन है ये भी ऊपर होना शुरू हुआ। दरअसल पिस्टन का ये मूव होना हीट की वजह से ये बताता है कि इस पिस्टन ने वर्क किया, या यहाँ पर जो गैसेस हैं उन्होंने इस पिस्टन को मूव किया, गैसेस ने वर्क किया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थर्मोडायनामिक्स है हमें इस स्टडी के बारे में बताती है कि हीट का, एनर्जी का, और साथ साथ में आपका टेम्परेचर का या फिर वर्क का किसी भी सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है और उसको आप हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं,
प्रेशर कुकर एक सिस्टम है, आपने उसको हीट दी, आपने उसको हीट ऐड दी, तो बाद में कुछ टाइम के बाद वो जो प्रेशर कुकर है या तो उसका पिस्टन उड़ जाएगा या तो फिर प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो उस सिस्टम के ऊपर हीट का क्या असर पड़ा? हीट का असर ये पड़ा कि प्रेशर कुकर के अंदर मौजूद पानी जो है गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद उसने उस प्रेशर कुकर के ऊपर प्रेशर लगाया, फिर वो बाद में जो है वो एक्सप्लोड हो गया। तो आपने देखा हीट का जो सिस्टम है या हीट का जो असर है वो सिस्टम के ऊपर किस तरह पड़ रहा है। बहरहाल आपने यहाँ देखी कि हमने थर्मोडायनामिक्स के ऊपर इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस डिटेल के साथ करना है और उनकी इक्वेशंस भी बनानी है। लेकिन सबसे पहली चीज़ थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो है वो है थर्म यानी हीट। तो इसी वजह से यहाँ अभी हम पहले पढ़ रहे हैं हीट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसी हीट की वजह से जो वर्क होगा वो क्या होगा। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि हीट दरअसल किस तरह फ्लो होगी और क्या इसका काम है। दरअसल जो हीट फ्लो है उसमें जो लफ्ज हीट है इसको हम यहाँ पर शो करते हैं क्यू के साथ। क्यू के साथ हम शो करते हैं हीट को। हीट फ्लो होती है हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट से तरफ, गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ। अगर आपके पास दो गर्म ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की गर्माइश 100 जूल है, दूसरे के पास 20 जूल हीट है, तो हमेशा हीट जिसके पास ज्यादा है वो ट्रांसफर होगी उसकी तरफ जिसके पास हीट कम है। तो यहाँ पर जो हीट है वो 100 जूल है, यहाँ पर हीट है 20 जूल। तो जो आपकी हीट है वो ट्रांसफर होगी इस 100 जूल से 20 जूल की तरफ। अगर आप इन दोनों का आपस में थर्मल कांटेक्ट करवाते हैं, तो जैसे ही आपने इन दोनों का आपस में थर्मल कांटेक्ट करवाया, तो ये जो आपके पास हीट है यहाँ 100 जूल वाली हीट वो ट्रांसफर होगी इस 20 जूल की तरफ, क्योंकि ज्यादा एनर्जी जो है वो इस तरफ है। हायर एनर्जी हमेशा लोअर एनर्जी की तरफ ट्रांसफर होती है। अब अगर यहाँ कुछ टाइम के बाद ये जो सारी हीट एनर्जी है वो इधर चली गई और इन दोनों की एनर्जी या इसकी एनर्जी यहाँ तब तक ट्रांसफर होगी अनटिल एंड अनलेस द टेम्परेचर ऑफ बोथ गेट्स इक्वल। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, फिर वो दोनों एक जैसी पोजीशन में आ जाएंगे, एक जैसे टेम्परेचर में आ जाएंगे। फिर उस एक जैसे टेम्परेचर को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसी वजह से कुछ टाइम के बाद जब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका भी टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया या इसके पास भी जो हीट है वो 60 जूल हो गई और इसके पास भी जो हीट है वो 60 जूल हो गई, तो हम कहेंगे अब इनके पास या दोनों के पास जो हीट का मिकदार है वो बराबर है, दोनों के पास जो टेम्परेचर है वो बराबर है। तभी हम कहेंगे कि ये अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड विद रिस्पेक्ट टू हीट। अब यही जो चीज है, इसी चीज को हम अगर मैथमेटिक्स के जरिए से ड्राइव करें तो हम कहेंगे कि द रेट एट विच हीट इज ट्रांसफर्ड। अब आप यहाँ हीट दे रहे थे, भाई हम हीट दे रहे हैं यहाँ पर क्यू। अब ये जो हीट है ट्रांसफर कितनी तेज होगी? यहाँ अगर आपके पास दो पिस्टन्स हों, एक में गैसेस ज्यादा हों और एक में जो है आपके पास गैसेस ज्यादा हैं और एक में जो गैसेस का मास है वो कम है, तो आप मुझे बताएं जो हीट ट्रांसफर है वो ज्यादा किस में होगी? आप कहेंगे कि हीट ज्यादा ट्रांसफर उसमें होगी जिसका मास ज्यादा है। इन द सेम वे अगर एक ऐसा मटेरियल है जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हीट रखने की गुंजाइश ज्यादा है, और एक ऐसा सबस्टेंस है जिसको हीट रखने की गुंजाइश कम है, तो हीट किसके पास ज्यादा जाएगी? जिसके पास हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो हीट दरअसल ट्रांसफर होती है वो भी कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। तभी हम कह रहे हैं कि रेट एट विच हीट ट्रांसफर वो भी डिपेंड करता है कुछ चीजों के ऊपर, और वो डिपेंड करता है इस फार्मूले के ऊपर कि हीट डिपेंड करेगी कि जहां पर वो ट्रांसफर हो रही है वहां पर मास कितना है, वहां पर क्या मास है भी या नहीं। अगर मास एक मालिक्यूल होगा तो हीट कितनी ट्रांसफर होगी एक मालिक्यूल के अंदर? दूसरी तरफ कंटेनर में 1000 मालिक्यूल है तो हीट ट्रांसफर वहां ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर 1000 मालिक्यूल हैं। इन द सेम वे जितना मास ज्यादा होगा उतनी आपकी हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी।
जितना मास कम होगा उतनी हीट कम ट्रांसफर होगी। तो ये रेट है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम बाद में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, लेकिन यहाँ हम इसको लिमिटेड पढ़ रहे हैं ताकि हमें हीट फ्लो समझ आ सके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें बताती है कि हीट की जो गुंजाइश है वो कितनी है। मिसाल के तौर पर आपने एक तरफ लिया पानी, दूसरी तरफ आपने लिया है पेट्रोल। अब पानी जो है, अगर आप उसको हीट देंगे तो वो हीट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखेगा। 100 के बाद वो बॉयल होना शुरू होगा, 100 के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा। मतलब पानी की जो कैपेसिटी है, गुंजाइश है, वो 0 से लेकर 100 तक है लिक्विड की। यानी 0 से लेकर 100 तक वो अपने आप के अंदर कैपेसिटी रख सकता है कि 0 से लेकर 100 तक अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएं और उस जितनी आपने उसको अगर हीट दी तो वो अपने अंदर समाता जाएगा, अपने अंदर रखता जाएगा। तो जिसके अंदर हीट को समाने की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो भी हीट ज्यादा रखेगा, और जिसको अपने अंदर हीट समाने की, हीट को अपने अंदर स्टोर करने की जगह कम होगी तो वो हीट को अपने अंदर ट्रांसफर कम करेगा। तो हीट की जो ट्रांसफर है किसी भी सबस्टेंस के अंदर उतनी ज्यादा ट्रांसफर होगी जितनी उस सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तीसरी चीज है कि जब भी आप हीट देंगे तो उस सबस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास हीट नहीं है। मासेस को कोई ना कोई टेम्परेचर है गैसेस को, और उनको कोई ना कोई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। टेम्परेचर यहाँ कुछ है, आपने यहाँ पर हीट दी। हीट देने के बाद आपका टेम्परेचर इसमें से ये हो गया, यानी टेम्परेचर अब बढ़ गया। टेम्परेचर पहले कुछ था, अब टेम्परेचर कुछ हो गया, तो टेम्परेचर में चेंज आ गई। तो आप कहेंगे कि जब आप हीट देंगे तो वो डिपेंड करेगी कि वहां पर जो टेम्परेचर चेंज है वो कितनी है। आपके पास यहाँ टेम्परेचर चेंज इतनी है। दूसरी चीज यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर दोनों का टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता, यहाँ भी टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो आपकी चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर नहीं है। और चेंज इन टेम्परेचर न होने की वजह से यहाँ पर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अब हीट ट्रांसफर करती है कि वहां पर जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है। अब अगर हम ऐसे समझें कि यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर है, अगर यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो चेंज इन टेम्परेचर आपका होगा 100 माइनस 20। तो आपका चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू आएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इन द सेम वे आपके पास ये जो दूसरा कंटेनर है यहाँ, इनका जो चेंज इन टेम्परेचर है मिसाल के तौर पर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से एक के पास चेंज इन टेम्परेचर 20 है और इन दोनों में चेंज इन टेम्परेचर 80 है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस 80 है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस 20 है। तो हीट ट्रांसफर किस में ज्यादा होगी? हीट ट्रांसफर वहां ज्यादा होगी जहां पर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। जहां पर दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। यह फार्मूला हमें यह बताता है कि Q उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा जितना वहां पर मास ज्यादा होगा गैसेस का। Q उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा जितनी उनकी पार्टिकल्स की या सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। Q उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा जितना वहां पर दो बॉडीज या दो चीजों के दरमियान जो चेंज इन टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। अब इसी इक्वेशन को हम हीट ट्रांसफर इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमें बताती है कि हीट ट्रांसफर कहाँ पर कितनी ज्यादा होगी, वो डिपेंड करेगी इन चीजों के ऊपर। अब यहाँ पर जो Q था वो बताता है हीट ट्रांसफर, जो C था वो हमें बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जो डेल्टा T है वो हमें बताता है कि टेम्परेचर में चेंज कितनी है और कितनी आ गई या हीट ट्रांसफर होने के बाद। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वर्क की वजह से जो आपके हीट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और हीट की वजह से या टेम्परेचर में चेंज की वजह से वर्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू थर्मल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी इनटू वर्क। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी और कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी टू वर्क, या फिर इन दोनों टॉपिक्स का नाम ऐसे भी हो सकता है कि वर्क डन
ऑन गैस और वर्क डन ऑन द सिस्टम, या फिर हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं वर्क डन बाय गैस और वर्क डन बाय सिस्टम। ये फिर हमने हमारे बुक के अंदर ये एक अलग टॉपिक लिखा हुआ है और ये एक अलग टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन उन दोनों की जो इक्वेशंस हैं वो बराबर हैं, वो एक ही हैं, सिर्फ माइनस का और प्लस का फर्क है। वो हम इक्वेशन एक ही ड्राइव करेंगे, लेकिन फिर हम आखिर में समझ देंगे कि माइनस कब देना होता है और प्लस कब देना होता है। बहरहाल अब हम आते हैं कि जब भी हमें कन्वर्जन करनी होती है थर्मल एनर्जी की वर्क में, या फिर वर्क की थर्मल एनर्जी के अंदर, तो क्या और किस तरह काम होता है। सपोज करें आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनक्लोज्ड हैं, और उस कंटेनर के अंदर जो उन गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो V है, और उस कंटेनर का जो ये पिस्टन है वो मूवेबल है। अब मूवेबल होने का मतलब ये है कि अगर इन गैसेस ने ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट की तो ये पिस्टन मूव करेगा, तो मूवेबल का मतलब हुआ ये। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी वजह से हमने कहा कि कंसीडर अ सिलेंडर filled with gas molecules of volume V and a movable piston over it, movable piston हम लिखेंगे। अब हम जा रहे हैं कि जब हम इसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं या क्यू सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई करने की वजह से इस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर चेंज होने से फिर क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन एरिया। फिर यह होगा कि जो आपकी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी तो वो मूव होना शुरू होंगे, वो एक्सपेंड होना शुरू होंगे, और एक्सपेंड होने की वजह से वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन के ऊपर फोर्स देंगे, इस पिस्टन को ऊपर करना चाहेंगे, इस पिस्टन को ऊपर धक्का देंगे, और इस पिस्टन को जो धक्का दे रहे हैं तो इस पिस्टन के एरिया को धक्का दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये दरअसल एरिया ए का बना हुआ है। हम देखते हैं कि जो पिस्टन है वो इस तरह का होता है और इस पिस्टन का कोई ना कोई एरिया ए होता है। तो दरअसल ये जो फोर्स लग रही है दरअसल उस पिस्टन के एरिया के ऊपर लग रही है, और जब भी फोर्स लगती है एरिया के ऊपर या फोर्स एक्सर्टेड ऑन एरिया तो वहां पर प्रेशर बन जाता है, या फिर उसी चीज को हम प्रेशर कहते हैं। तभी हमने कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन एरिया ऑफ पिस्टन, सो द प्रेशर इज क्रिएटेड। वहां पर जो चीज बन जाएगी अभी वो है अभी प्रेशर। इसी वजह से हमने कहा कि भाई यहाँ पर प्रेशर बन गया। क्यों प्रेशर बन गया? क्योंकि फोर्स लगाई गई गैस मॉलिक्यूल्स की जानिब से, किसके ऊपर? एरिया ऑफ पिस्टन के ऊपर। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया इस फेनामेना से। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने इस रियल लाइफ फेनामेना से हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, और इसी तरह मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम रियल फेनोमेनाज में एक्सप्लेन करते हैं। अब आप यहाँ देखें कि अगर मुझे इसी इक्वेशन में से फोर्स का फार्मूला चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पिस्टन के ऊपर फोर्स लग रही है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लग रहा है, मैं चाह रहा हूं कि ये जो फोर्स पिस्टन के ऊपर लग रही है उसका फार्मूला क्या है, तो उसी का फार्मूला हम इसमें से निकालेंगे। अगर ये फोर्स इधर है और एरिया ये डिवाइड में है, जब इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो ये हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो अब आपके पास जो फोर्स का फार्मूला है वो है प्रेशर इनटू एरिया। आप क्या करेंगे, आप इसी इक्वेशन को नाम देंगे 1, क्योंकि ये इक्वेशन अब हमें बाद में काम आएगी। अब हमने कहा कि जैसे कि हम यहां तक पढ़ के आए हैं कि प्रेशर दे रहा है एरिया के ऊपर, तो हम कह रहे हैं कि भाई वो है फोर्स, या प्रेशर एग्जर्ट होगा जब एरिया के ऊपर तो हम उसको फोर्स कहेंगे, और फोर्स जब एग्जर्ट होगा एरिया के ऊपर तो हम उसको फिर प्रेशर कहते हैं। अब इसी फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स है, इसी फोर्स की वजह से पिस्टन जो पहले यहां था अब वो ऊपर हो जाएगा। तो ये पिस्टन यहाँ था तो इसके ऊपर फोर्स लग रही थी गैस मॉलिक्यूल्स की तरफ से, इस फोर्स लगने की वजह से ये पिस्टन आपका ऊपर चला गया। अब इस पिस्टन ऊपर चले जाने की वजह से इस पिस्टन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट या कुछ डिस्टेंस कवर किया, कि भाई पहले आपका फोर्स जब जैसे ही लगा तो ये पिस्टन मूव होके यहाँ चला गया। अब ये जो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक चला आया तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उसको हमने नाम दिया एस। और ये डिस्प्लेसमेंट क्यों ट्रेवल किया उसने? क्योंकि उस पिस्टन के ऊपर फोर्स लग रही थी,
और जब भी कोई चीज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे ड्यू टू फोर्स, हम उसको नाम देते हैं वर्क का। क्योंकि आपने डेफिनेशन वर्क की पढ़ी है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड ड्यू टू फोर्स देन देयर इज द वर्क। फिर वहां पर हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे वर्क हुआ है। सेम इसी तरह अगर ये आपके पास कोई चीज है, इसी ने इसको फोर्स लगने से इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हम कहेंगे कि भाई इस पर वर्क हुआ है। तो इस पिस्टन के ऊपर भी वर्क हुआ है, क्योंकि जैसे ही इसको फोर्स लगी इस पिस्टन ने ऊपर मूव होना शुरू किया, यानी ऊपर होके डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो हमने कहा फोर्स की वजह से अगर इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, अगर फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से थोड़ा आगे गया है, तो इस पिस्टन ने वर्क किया है, और वर्क गैस की वजह से हुआ है, क्योंकि गैस ने प्रेशर या गैस ने फोर्स लगाई है। तो हमने इसकी जगह फोर्स का हमने लिखा कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड ड्यू टू फोर्स, तो वहां पर वर्क बनता है। तो इस वजह से यहाँ पर वर्क हो गया फोर्स इनटू एस, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया वो एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और वो फोर्स की वजह से ट्रेवल किया। इसी वजह से हमारे पास फार्मूला बन गया वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब ये जो आपके पास फार्मूला है, आप इसी इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन 2। अब आपको फाइनली जो चीज मालूम करना है वो मालूम करना है भाई, कि वर्क मालूम करना है कि थर्मल एनर्जी की वजह से वर्क कितना हो रहा है। ओवरऑल आपको वर्क ही मालूम करना है। तो इसी वजह से टू फाइंड वर्क, आपने अगर वर्क फाइंड करना है, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स दरअसल किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को या इस फोर्स वाले फार्मूले को आप पुट करेंगे इस जगह। और जैसे ही आपने पुट इक्वेशन की 1 इन इक्वेशन 2, तो वर्क की जगह आपने यहाँ पर वर्क लिखा, ठीक है। और फोर्स की जगह आपने प्रेशर इंटू एरिया लिखा, ये वाला, इंटू एस की जगह आपने ये एस सेम लिखा। यहाँ तक आई होप कि आपको बात समझ आ चुकी है। अब हम अगर आगे चलें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है प्रेशर इंटू एरिया इंटू एस, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखें, एरिया के अंदर 2 लेंथ होती हैं और डिस्प्लेसमेंट के अंदर 1 लेंथ होती है। मतलब 2 लेंथ ये, 1 लेंथ ये, 3 लेंथ मिलकर एक वॉल्यूम बनाती है या वॉल्यूम का फार्मूला बनाती है। इसी वजह से हमने पढ़ा है कि भाई वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू लेंथ के, या लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के, या वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ के, या वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट के। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक किस्म की लेंथ है। क्योंकि अगर आपका पिस्टन यहां से यहां तक मूव हुआ है, तो आप इसको डिस्टेंस कहें या आप इसको लेंथ कहें, बात एक ही है। तभी हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप एरिया इंटू लेंथ लिखें या एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखें, वो बराबर आपका वॉल्यूम के ही होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा कि वॉल्यूम बराबर हुआ आपका ए इंटू एस के। तो जहां पर ए इंटू एस लिखा हुआ था, वहां पर आपने अभी लिखा है वॉल्यूम। तो अब वर्क का आपके पास फार्मूला आ गया पीवी वर्क का, वर्क इज इक्वल टू पी इंटू वी। यानी वर्क का अब डेफिनेशन एक और दिया गया कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट या वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक और चीज आप थोड़ी समझें, वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा तो वॉल्यूम आपका चेंज हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे होगा, अगर आपके पिस्टन नीचे आया, तो भी वॉल्यूम में चेंज आएगी। मतलब यहाँ पर सिर्फ वी लिखने का मतलब ये है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आई, मगर यहाँ पर हकीकत में तो आपने देखा कि वॉल्यूम में चेंज आई है। तो इक्वेशंस को हमने हकीकी जो रियल लाइफ में हकीकत है उसी जैसा बनाना होता है। इसी वजह से जो आपने वी लिखी है, तो हमने कहा कि अब वी ना लिखें, अब डेल्टा वी लिखें, क्योंकि द वॉल्यूम इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। अब ये जो आपके पास वर्क का फार्मूला आया, ये वर्क का फार्मूला तब होगा जब आपके गैसेस एक्सपेंड करेंगे, गैसेस को हीट दी जाएगी और गैसेस एक्सपेंड करेंगे और पिस्टन ऊपर मूव होगा। तो हम कहेंगे कि भाई अब यहाँ पर जो है वो वर्क हुआ है, किसकी जानिब से वर्क हुआ है? पिस्टन को मूव किसने किया? गैस मॉलिक्यूल्स ने। तो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्योंकि सिस्टम ने पिस्टन को ऊपर किया, गैसेस ने पिस्टन को ऊपर किया, तभी हम कहेंगे कि वर्क डन
is by the system or work done is by the gas molecules, तब आपका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स खुद काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। अगर आप काम कर रहे हो, आपने इनके ऊपर प्रेशर दिया, प्रेशर देने से क्या होगा कि जो ये उनका डिस्टेंस बढ़ रहा था वो अब डिस्टेंस उनका कम होगा। डिस्टेंस कम होने से वॉल्यूम कम होगा। जैसे पिस्टन पहले भरा हुआ था, आपने उसको प्रेशर दिया तो आपका ये वॉल्यूम हो जाएगा इनका कम। वॉल्यूम कम होना मतलब वॉल्यूम में चेंज तो आई, मतलब नेगेटिव चेंज आई, वॉल्यूम आपका कम हुआ, एक्सटर्नल वर्क हुआ, किसी बाहर वाली चीज ने काम किया, तभी उस टाइम जो आपका वर्क होगा वो माइनस पी इंटू डेल्टा वी होगा। और हम उसको कहेंगे कि भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क सिस्टम के ऊपर किया गया है। अब हम इन तीनों चीजों को पढ़ेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखें, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उस टाइम जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड होंगे, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे। तो वॉल्यूम एक्सपेंड होना मतलब वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। और जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा तब ये होगा कि आपका ये जो पिस्टन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर मूव होगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम अब इंक्रीज हो रहा है। इन दिस वे, इस टाइम इसकी वजह से ये होगा कि मॉलिक्यूल्स की जो अपनी इंटरनल एनर्जी है, जो उनकी अंदरूनी एनर्जी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो थक जाएंगे। इस पिस्टन को ऊपर मूव करने में वो टायर्ड हो जाएंगे, वो थक जाएंगे। तो फिर उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काम करने में, उनकी जो एनर्जी है वो वहां जाया हो जाएगी। तो इनकी अपनी जो इंटरनल एनर्जी है वो फिर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिक्रीज। तब जो आपका वर्क होगा वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और उसका फार्मूला वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी होगा। अब ये डेल्टा वी पॉजिटिव इसी वजह से है क्योंकि वॉल्यूम ऊपर इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब पॉजिटिव है, अगर वॉल्यूम कम होता तो मतलब फिर हम साइन वहां नेगेटिव देंगे। और यही चीज जो अब हमने यहाँ कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज भी आप समझें कि जब आपका सिस्टम वर्क डन कर रहा है, गैसेस जो हैं वो सिस्टम को ऊपर कर रहे हैं, तो दरअसल ये वर्क डन ऑन सराउंडिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहले सराउंडिंग के गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ थे, अब जब पिस्टन ऊपर चला गया तो पिस्टन ऊपर चले जाने से पिस्टन के ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो भी ऊपर गए। तो जो वर्क डन बाय द सिस्टम था, दरअसल ये वर्क ऑन द सराउंडिंग है, सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है, यानी सराउंडिंग को पीछे धकेल रहा है ढक्कन। तो हम कहेंगे कि दिस इज द सिस्टम डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग। तो ये जो लफ्जों की हेरा फेरी है, आपने इन चीजों को भी समझना है। ऐसे ना हो कि आप लफ्ज आन देख के जो है कहें कि भाई जो है ये तो ये चीज होगी, यहाँ पे साइन नेगेटिव होगी। तो वर्क डन ऑन सराउंडिंग जब हो, सराउंडिंग के ऊपर काम किया जाएगा, और सराउंडिंग के ऊपर काम तब होगा जब सिस्टम खुद काम करेगा, जब सिस्टम से काम किया जाएगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और वर्क डन बाय ऑन सराउंडिंग हो या वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वो आपका पॉजिटिव साइन वाला वर्क होगा, यानी वर्क इज इक्वल टू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। प्लस न भी दें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां कुछ नहीं वहां पॉजिटिव होता है। अब हम आते हैं वर्क डन ऑन द गैस और वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखें, जब आप सिस्टम के ऊपर फोर्स दे रहे हैं या सराउंडिंग जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, सराउंडिंग जो है वो उसको प्रेशर दे रही है, सराउंडिंग के प्रेशर देने की वजह से अब ये जो पिस्टन है या ये जो चीज है वो आहिस्ता 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 डिक्रीज होती जाएगी। अब बार बार हम पिस्टन की बात कर रहे हैं, मगर ये भी आप जरूर समझ लें क्योंकि आप अभी इंटर के स्टूडेंट हैं। पिस्टन का मतलब ये नहीं कि हमेशा पिस्टन होगा। अगर कोई बलून है और बलून आपने हवा में छोड़ दिया और हवा के अंदर एक किस्म का प्रेशर है और हवा ने उस बलून को दबाना शुरू किया, तो ये भी आप समझेंगे कि दरअसल बलून का जो पिस्टन है वो नीचे हो रहा है, आप ऐसे ही समझे। तो मतलब जो सराउंडिंग है उस बलून के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर बलून एक्सपेंड होगा तो मतलब बलून के जो गैसेस हैं वो सराउंडिंग पर काम कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ी चीजें हैं, चीजें आप समझ लें सही नमूने से। सो जब आपका सराउंडिंग उस पिस्टन के ऊपर काम करेगा तो वो कंप्रेस होंगे गैसेस, वो गैसेस नीचे होंगे। तो गैसेस कम होने से या नीचे होने से उनका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ही उनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो गैसेस एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और गैसेस करीब आने से
गैसेस की जो इंटरनल एनर्जी है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो यूनिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि गैसेस जैसे ही कंप्रेस होंगे तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा और उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और वहां पर जो वर्क होता है वो बराबर होगा माइनस पी इंटू डेल्टा वी के। माइनस इस वजह से क्योंकि पहले वॉल्यूम था 50, अब वॉल्यूम हो गया है 25। वॉल्यूम आपका कंप्रेस हुआ है, वॉल्यूम में चेंज आई है मगर नेगेटिव चेंज आई है, वॉल्यूम आपका कम हुआ है। इसी वजह से वहां पर हम साइन नेगेटिव देंगे। और नेगेटिव का यहाँ सिर्फ काम ही ये है कि ये बताए कि भाई यहाँ पर चीज वॉल्यूम कम हुआ है या ऊपर हुआ है या डिक्रीज हुआ है। बस ये सिर्फ एक किस्म का हमें डायरेक्शन बताने के लिए है, ये कोई दूसरी चीज नहीं है। बस ये बताएगी कि भाई माइनस है तो कंप्रेस हुआ है, प्लस है तो भाई जो है एक्सपेंड हुआ है। अब अगर आपके पास जीरो वर्क हो, जीरो वर्क का मतलब है कि ना सिस्टम हरकत करे, ना सिस्टम के ऊपर हरकत की जाए, ना सिस्टम वर्क करे, ना सिस्टम के ऊपर काम किया जाए, ना सिस्टम सराउंडिंग को छेड़े, ना सराउंडिंग सिस्टम को छेड़े। तो उस टाइम जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे और उस टाइम वॉल्यूम में भी जाहिर सी बात है कोई चेंज नहीं आएगी। तभी हम कहेंगे कि भाई वर्क का वैसे फार्मूला पी इंटू डेल्टा वी है, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आई तो मतलब चेंज जीरो। और जीरो जब प्रेशर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा। और वर्क जीरो तब होगा जब कोई भी छेड़छाड़ ना हो, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो वर्क है वो आपका बिल्कुल जीरो है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ आ चुकी हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का क्या फर्क पड़ता है इंटरनल एनर्जी के ऊपर टेम्परेचर की वजह से, वो चीजें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आप हमारे साथ वहां भी होंगे। इसी तरह जैसे आपने ये ध्यान से सुना है, आप वो वीडियो भी ध्यान से सुने तो आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।